लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ा सा जनरल प्रिंसिपल टाइट्रेशन का, टर्म्स पढ़ी थी, टाइप्स के बारे में थोड़ा सा देखा था कि एसिड बेस को हमने स्टार्ट कर दिया था। एसिड बेस केमिस्ट्री में हमने जनरल जनरल मोटा मोटा पढ़ा था कि चार टाइप्स में, और चार टाइप्स में थोड़ी सी हमने इंस्ट्रूमेंटेशन देखी थी कि हम करते कैसे हैं टाइट्रेशन को। उसके बाद आज जो हम लोगों ने काम करना है, एक सेकेंड दे मैं नेट भी चेक कर लूँ। हाँ, नीचे वाला कनेक्ट है। जो हमें पढ़ना है वो है थियरीज ऑफ इंडिकेटर। थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर हमारे पास साइंटिस्ट ने दी थी। उसने उस थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स में बताया था कि इंडिकेटर्स कलर करता क्यों चेंज है। हमने कल डेफिनेशन पढ़ी थी इंडिकेटर्स की कि इंडिकेटर वो वीक वीक ऑर्गेनिक एसिड्स या वीक ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं जो कि कलर चेंज करवाते हैं। अब इंडिकेटर में ऐसा क्या होता है कि वो कलर चेंज करवा देता है। आप लोगों का लास्ट टाइम एक एमसीक्यू आया भी हुआ है लास्ट टाइम में कि द चेंज इन कलर ड्यू टू इंडिकेटर इज बिकॉज ऑफ, उसने चार ऑप्शंस दिए हुए थे। तो इसकी जो रीजन है कि इंडिकेटर कलर चेंज कैसे करवा देता है, वो ऐसे करवा देता है कि उसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है। द चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ इन द इंडिकेटर इज द मेन रीजन फॉर द कलर चेंज। अभी हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल के तौर पे मोस्ट कॉमन इंडिकेटर जो है फिनोफ्थिलीन, हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर है। मैक्सिमम टाइट्रेशंस में हमने कल डिस्कस किया था कि हम इसको यूज कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में। उसकी जितनी टाइट्रेशंस होंगी हम फिनोफ्थिलीन यूज करेंगे। तो ये आपके पास फिनोफ्थिलीन का एक स्ट्रक्चर शो करवाया हुआ है। ये देखो, ये वाला स्ट्रक्चर है। ये कलरलेस है इस फॉर्म में। जब फिनोफ्थिलीन, जो जनरल फिनोफ्थिलीन है, उसका ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। एसिड में मोस्टली हम बेस ऊपर लेते हैं ब्यूरेट में, और नीचे हम लेते हैं एसिड। उसमें हम डालते हैं अपना इंडिकेटर फिनोफ्थिलीन। जब हम फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर डालते हैं तो वो कलरलेस ही रहता है, कलर नहीं आता। कल हमने डिस्कस किया था कि एक टाइट्रेंट में और कलर होगा और टाइट्रेंट में इंडिकेटर का और कलर होगा। तो हम साथ साथ बल्कि परफॉर्मेंस भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास है, इसमें मैंने एसिड ले लिया है, ठीक है। इसमें मैंने एसिड की कंसेंट्रेशन को फाइंड कर लिया है, मैंने अपना HCl ले लिया है। मैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की करवा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो ठीक है, यहाँ से ब्यूरेट है, ब्यूरेट में से ड्रॉप वाइज ड्रॉप आ रहा है। तो मैंने क्या किया है, पहले एसिड लिया, मैं इसमें 1 ड्रॉप इंडिकेटर डालूंगी, 1 ड्रॉप फिनोफ्थिलीन डाला। सोल्यूशन कलरलेस ही रहेगा, सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा। डाल दोगे पता नहीं चलेगा डल गया है। 1 ड्रॉप डाल के हिला देना है। तो उसके बाद ये स्ट्रक्चर पड़ा है, फिनोफ्थिलीन ऐसे कैसा पड़ा है इस एसिड में। अब देखो, 2 3 बेंजीन रिंग है, एक OH इधर लगा हुआ है, इस 5 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड O है और समथिंग, ये स्ट्रक्चर इसका। उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद यहाँ से हमने ड्रॉप वाइज बेस खोल देनी है। जैसे ही मैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कर रही हूँ, ठीक है, फिनोफ्थिलीन होता ही स्ट्रॉन्ग बेस में यूज है। कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस दोगे उसमें से OH बड़ा तेजी से आ रहा होता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हम क्यों कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो H पॉजिटिव 100% डिसोसिएट हो जाए और H पॉजिटिव दे दे। और वीक को हम कहते हैं जो जिसकी डिसोसिएशन कम हो, जिसमें H पॉजिटिव बहुत कम रिलीज हो। तो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए यूज हो रहा है फिनोफ्थिलीन। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होती है? वो बेस होती है जिसमें OH बड़ी जल्दी से रिलीज होता है। तो जैसे ही आप ड्रॉप आइस डालोगे, ड्रॉप आए हैं तो क्या हुआ, OH नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग बेस है, Na अलग हो गया, OH नेगेटिव अलग हो गया। तो OH नेगेटिव क्या करता है, बेस वो होती है जो प्रोटॉन को ले लेती है। तो यहाँ पे देखो, एसिडिक प्रोटॉन को बेस फौरन से खींच लेगी। अब एसिडिक प्रोटॉन कब होता है? वो प्रोटॉन जो कि किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो, उसको हम कहते हैं एसिडिक प्रोटॉन। जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ वो अटैच होगा, उतना वो एसिडिक प्रोटॉन होगा। तो देखो यहाँ पे हेटेरो एटम, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कौन से हैं? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन हमारे पास। देन सेकंड पे है ऑक्सीजन, फिर है नाइट्रोजन। तो इनके साथ अगर आपका हाइड्रोजन अटैच है तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर का है। सबसे ज्यादा ये वाला एसिडिक है, फिर ये, फिर ये। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अच्छी खासी है। तो ये जो इसके साथ प्रोटॉन अटैच है, मैं इसको बॉन्ड बनाऊं तो ये प्रोटॉन इसके साथ ऐसे अटैच है, तो ये वाला प्रोटॉन अच्छा खासा एसिडिक है। जैसे ही बेस डालोगे, बेस इस प्रोटॉन को ले लेगी, बेस इस प्रोटॉन को लेके ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा का पूरा है ऑक्सीजन पे आ जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन पे जो आया है, ये रेजोनेंस शो करेगा इस डबल बॉन्ड के साथ। अब क्या होता है देखो, बेस ने ले लिया प्रोटॉन, ये वाला पूरा जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे, 2 के 2 ऑक्सीजन पे आए,
और यहाँ पे ये आके नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में हो गए। अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, ये रेजोनेंस शो करेगा, ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये बॉन्ड टूट के इधर ऑक्सीजन पे ओ नेगेटिव आ जाएगा। यही काम हुआ है, देखो यहाँ पे जो लॉन पेयर यहाँ पे नेगेटिव था ना, ये नेगेटिव यहाँ के डबल बॉन्ड हो गया, ये यहाँ पे आके डबल बॉन्ड हो गया, ये यहाँ पे आके डबल बॉन्ड हो गया, ये टूट के ओ नेगेटिव। तो 5 मेंबर रिंग जो आपकी ये बनी हुई थी, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग ये वाली, ये टूट गई है। और रेजोनेंस की वजह से जैसे ही बेस डालोगे, बेस ने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज आया है ऑक्सीजन पे, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, और रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने के बाद 5 मेंबर रिंग टूट जाएगी, और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा बेस में। वैसे ये एमसीक्यू में नहीं आता होता, लेकिन आपको पता हो कि एक कम से कम फिनोल्फथालीन का कि हुआ क्या है। एसिडिक में इसमें ये सोल्यूशन था, जैसे ही बेस डालोगे पीरियड से रेजोनेंस हुई, रेजोनेंस के नतीजे में ये रिजल्ट बन गया। और ये इस जब जो ऑर्गेनिक वाले हैं उनको पता होगा कि जब इस टाइप की आपके पास डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड आते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्विनाइड स्ट्रक्चर, क्यूनाइड स्ट्रक्चर। तो आपके पास अक्सर एमसीक्यू आ जाता है कि आपका जो पिंक कलर है वो कौन से स्ट्रक्चर में आता है फिनोल्फथालीन का, तो उसने नीचे 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से एक क्यूनाइड लिखा होता है। तो क्यूनाइड स्ट्रक्चर जो है वो पिंक कलर का है, वो बेस में बनता है। बेसिक में वो ये भी पूछ सकते हैं कि बेसिक कंडीशन में फिनोल्फथालीन का कौन सा स्ट्रक्चर डोमिनेट कर जाता है, तो क्विनाइड स्ट्रक्चर डोमिनेट कर जाता है बेस में ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेजोनेंस। तो ये थ्योरी है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा और स्ट्रक्चर चेंज होगा, उस स्ट्रक्चर के चेंज की वजह से इंडिकेटर कलर चेंज करवाता है, और कलर चेंज जब आ जाएगा तो हमें एंड पॉइंट का पता चल जाएगा। पहले ऐसे ही पढ़ा एसिडिक में, जब ऊपर से बेस आई जा रही है आई जा रही है, एक पॉइंट आएगा जब ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, जैसे ही ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, बेस डोमिनेट कर जाएगी, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा क्विनाइड, और आपका कलर जो है वो कलरलेस से पिंक हो जाएगा, और पिंक कलर इज एन इंडिकेशन ऑफ एंड पॉइंट। तो हमें इंडिकेटर ने एंड पॉइंट का बता दिया, और बताया कैसे, बाय चेंजिंग इट्स स्ट्रक्चर। तो मेन जो एमसीक्यू का मुद्दा था वो ये था कि इंडिकेटर कलर चेंज करवाता है अपने स्ट्रक्चर में चेंज लाके। अभी मैंने आपको फिनोल्फथालीन क्या दिया है, और आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि लेक्चर के बाद या कल नेक्स्ट लेक्चर में आपने मिथाइल ऑरेंज का ऐसे ही करना है। मिथाइल ऑरेंज को आपने देखना है, एजो कम इंडिकेटर है, उसमें उसका एसिडिक में स्ट्रक्चर क्या है, उसका बेस में स्ट्रक्चर क्या है, ऐसी क्या चेंजिंग हुई है बेस डालने से, कि उसमें क्या चेंजिंग आई है, और वो कब येलो कलर दे रहा है, कब रेड दे रहा है। तो आपने खुद से जो असाइनमेंट के तौर पे करनी है एक प्रैक्टिस, वो करनी है मिथाइल ऑरेंज की। ठीक हो गया, इसको लिख लो साथ साथ, जब रजिस्टर लेके बैठे हो ना अगर, तो या मोबाइल से पढ़ रहे हो तो मोबाइल के नोट पैड में लिख लो कि वी हैव टू सर्च द स्ट्रक्चर चेंज ऑफ मिथाइल ऑरेंज। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मैक्सिमम चांस है वो आपको फिनोल्फथालीन से ही देगा, लेकिन दे सकता है, इसके बाद अगर कोई चीज आएगी तो वो मिथाइल ऑरेंज से आएगी आपकी। देन हमारे पास टर्म है जी एसिडिमिट्री और एल्केलीमिट्री। एसिडिमिट्री अभी लास्ट वाले में आए हैं हम लोग, जो पीपीएससी का लेटेस्ट गुजरा है उसमें डेफिनेशन आई हुई थी, मुझे नहीं याद एसिडिक की मिट्री की आई थी या एल्केलीमिट्री की। तो उसने पूछा होता कि एसिडिमिट्री हम ऐसी टाइट्रेशन को कहते हैं जिसमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो होगा वो एसिड होगा, मतलब जिसकी कंसेंट्रेशन हमें पता होगी, जो टाइट्रेंट होगा वो एसिड होगा, और जो टाइट्रेंड होगा जिसकी हमने कंसेंट्रेशन फाइंड करनी है वो बेस होगा। तो एसिडिमिट्री का जो नाम दिया हुआ है ना, मतलब एसिड, स्टैंडर्ड सोल्यूशन एसिड है। एक चीज याद रख लो कि एसिडिमिट्री ऐसी टाइट्रेशन को कहते हैं जिसमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन एसिड होगा। वहां पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है बंदा कि किस चीज टाइट्रेंट क्या है या टाइट्रेंट, तो आपने याद रख लेना है एसिडिमिट्री इज दैट इन विच टाइट्रेंट इज एसिड, स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो है वो एसिड है, हमें पता है, और हमने फाइंड करनी है उसकी मदद से बेस की कंसेंट्रेशन को। जबकि एल्केलीमिट्री ऐसी टाइट्रेशंस हैं जिसमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन बेस होगा, और हमने उसकी मदद से फाइंड करनी है कंसेंट्रेशन ऑफ द एसिड। जस्ट टर्म्स है एसिडिमिट्री और एल्केलीमिट्री, हम यूज करते हैं फॉर टाइट्रेशंस। अभी हमने फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको लास्ट वाली भी टाइट्रेशन कराई है, ठीक है, जिसमें मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे ले लिया था NaOH, और नीचे मैंने लिया है अपना HCl, इसमें मैंने फिनोल्फथालीन डाला, ठीक है, इंडिकेटर। तो ये मेरे पास किस टाइप की टाइट्रेशन है, एसिडिमिट्री है या एल्केलीमिट्री है, बता सकते हो मुझे ये कौन सी टाइप है।
इज दिस एसिडिमिट्री और एल्केलीमिट्री? NaOH को मैंने ब्यूरेट में ले लिया है, नीचे मैं ले रही हूँ HCl। हाँ जी, चैट बॉक्स खोलो अपने, मुझे बताओ ये कौन सी टाइप है। इट इज इट इज फरियाल कहती है ये है एसिडिमिट्री। फरियाल मेरे ख्याल से आज ही ऐड हुई है हमारे पास है। अक्सा भी कहती है एसिडिमिट्री। और बाकी एसिडिमिट्री, एल्केलीमिट्री, चलो कोई तो आई है, अक्लमंद लड़की है। निकम्मो देखो, कल मैंने बताया था हम यहाँ पे ब्यूरेट में वो चीज लेते हैं जिसकी कंसेंट्रेशन हमें पता होती है। जिसकी कंसेंट्रेशन पता होती है उसको ब्यूरेट में लेते हैं, टाइट्रेशन फ्लास्क में लेते हैं अननोन को। इसको मैंने कल भी बताया, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 0.1 मोलर NaOH डाल रही हूँ, ये मैंने 10 ml लिया है और मुझे इसकी नहीं पता होती कंसेंट्रेशन, इसकी मैंने फाइंड करनी है। तो जो चीज आपकी ब्यूरेट में होगी ना वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, उसकी कंसेंट्रेशन मुझे पता है। अब मुझे बेस की कंसेंट्रेशन पता है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन मेरा बेस है, तो इट इज अ टाइप ऑफ एल्केलीमिट्री। इस तरह वो आपको कंफ्यूज करता है, वहां पे तो पेपर हो रहा होता है, प्रेशर भी होता है, वहां कंफ्यूज हो जाते हो। बहुत इजी टर्म है, एसिडिमिट्री नहीं है। एसिडिमिट्री में आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन एसिड होता, और मैंने आपको दिया है NaOH, ऊपर ब्यूरेट में लिया हुआ है। ब्यूरेट में हमेशा स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेते हैं, हमेशा टाइट्रेंट लेते हैं, टी वाला। क्योंकि हम टाइट्रेशन यूज कर रहे हैं, इसलिए हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन का नाम नहीं लेते होते हैं, हम उसमें इधर टर्म जो यूज करते हैं ना वो टाइट्रेंट यूज करता है। और जो आपका MCQ भी आया था ना उसने यही पूछा हुआ था कि इन एल्केलीमिट्री टाइट्रेंट इज, बेस है, एसिड है, कोई सॉल्ट है या नन ऑफ दीज, उसकी आपकी मर्जी जो भी ऑप्शन बनाए। तो आपको पता होना चाहिए कि एल्केलीमिट्री है तो मतलब कोई बेस लेके बैठा है ब्यूरेट में। ठीक होगी, आप तो नहीं भूलेगा। तो इजी इजी आता है, बहुत इजी आता है, यकीन करो। आप PPSC सर पे सवार किया हो आप लोगों ने, कोई मुश्किल चीज नहीं है। एक तो हम थोड़ा पढ़ते कम है, पढ़ते ज्यादा है, उस तरह का नहीं पढ़ते जिस तरह का PPSC की तैयारी करनी चाहिए, जो पहली मिस्टेक बच्चा करता है। और सेकंड मिस्टेक, थोड़ा सा कंफ्यूज कम होना है, इजी गोइंग रहना है, सर पे नहीं सवार करना कि हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, PPSC देने हैं, इजी गोइंग एग्जाम में कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। जितना इजी रह के करोगे कर जाओगे। उसके बाद है प्राइमरी स्टैंडर्ड वर्सेस सेकेंडरी स्टैंडर्ड। दो टर्म्स यूज होती हैं टाइट्रेशन में हमारे पास, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। अब पहले डेफिनेशंस पढ़ लो, फिर इनका पर्पस बताती हूँ कि क्या है। प्राइमरी स्टैंडर्ड हमारे पास ऐसे कंपाउंड, ऐसे सॉलिड या ऐसे सब्सटेंस को कहेंगे जो कि प्योर होता है, एक्सट्रीमली प्योर होता है, इसकी पहली क्वालिटी यही है। ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है प्राइमरी स्टैंडर्ड की, कि प्राइमरी स्टैंडर्ड एक्सट्रीमली प्योर है, एक्सट्रीमली स्टेबल कंपाउंड को कहते हैं। स्टेबल है मतलब क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव। यहाँ पे एक क्वालिटी जो रह गई है आप खुद भी लिख लो, जो भी चीज स्टेबल होगी ना वो हमेशा रिएक्टिव कम होगी, ये याद रखना। लेस रिएक्टिव, स्टेबल है ना, स्टेबल वाले को क्या जरूरत है, हमने पढ़ भी रखा है कि कोई भी चीज रिएक्टिव या केमिकल बॉन्ड तब बनाती है उसने स्टेबल होना होता है। प्राइमरी स्टैंडर्ड ऑलरेडी स्टेबल है तो ऑब्वियसली वो रिएक्टिव कम होगा बहुत। तीसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है हैव हाई मोलेकुलर वेट। चौथी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है हैज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, उसके कंपैरिजन में सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड इम्प्योर होगा, वो स्टेबल है तो ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है तो मतलब है वेरी रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव है। मोस्टली जो आपके हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस है ना, हाइग्रोस्कोपिक कल हमने पढ़ा था, डी लिक्विसेंट और हाइग्रोस्कोपिक, वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। मतलब क्या है, रिएक्टिव थे बहुत ज्यादा, वाटर एब्जॉर्ब करके बैठ गए हैं और इम्प्योर हो गए हैं। तो जितने भी आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस हमेशा सेकेंडरी स्टैंडर्ड में आते हैं। और थर्ड इसकी लो मोलेकुलर वेट होता है, इनके साथ ज्यादातर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी अटैच होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है सेकेंडरी स्टैंडर्ड की। अब नीचे वाली एग्जांपल्स आपने रटा मारनी है, इसमें इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। या तो टाइट्रेशन बार बार लैब में परफॉर्म करते हो ना तो आपको पता चल जाता है कौन सा केमिकल प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। लेकिन अब आप परफॉर्मेंस की है या नहीं आई डोंट नो, तो आपने इनको याद करना है। एक थोड़ी सी देखो मैं हिंट ये दे रही हूँ कि जितनी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, NaOH देखो स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है, KMnO4 आपको याद करना पड़ेगा, KMnO4 और K2Cr2O7 एग्जाम्पल वो पेपर्स में ये ही देता है बार बार बिकॉज कंफ्यूजिंग है। तो KMnO4 इज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड, जबकि K2Cr2O7 जो है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड है आपका। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है EDTA सेकेंडरी स्टैंडर्ड है,
हाइपो जो है सोडियम थायोसल्फाइड, आई थिंक इसका फॉर्मूला देख लेना, हाइपो का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर में आया हुआ है। तो आपने ये जो याद करनी एग्जांपल्स यही, इसके बाहर से इंशाल्लाह नहीं आएगी। मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो हैं वो यही हैं। तो आपने थोड़ा सा टाइट्रेशन कुछ कुछ चीजों का रट्टा मारना होगा, तो इनको रट्टा मारना एग्जांपल्स को। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, प्राइमरी अपने याद रखने, प्योर है, स्टेबल है, कॉमन एग्जांपल्स हैं। सेकेंडरी में क्या है, इम्प्योर है, स्टेबल नहीं है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच होंगे तो मतलब इम्प्योर है ना, वाटर अटैच हो गया, वाटर एब्जॉर्बर है तो ऑब्वियसली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाएगा। तो ये आपने याद करना है। अब देखो, हम फॉर एग्जांपल हमने टाइट्रेशन करवानी है NaOH की, और हम NaOH सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा स्टैंडर्डाइजेशन, कि टाइट्रेशन से पहले हम स्टैंडर्डाइजेशन करवा देते हैं किसी भी केमिकल की। क्यों करवाते हैं स्टैंडर्डाइजेशन? हम इसलिए करवाते हैं ताकि हम उसकी एग्जैक्ट मोलैरिटी को पता कर लें। अब मैंने कोई NaOH का सोल्यूशन बनाया हुआ, ठीक है, मैंने इसकी टाइट्रेशन करवानी है, और ये पड़ा हुआ है, क्योंकि टाइट्रेशन अब मोस्टली हम कहते हैं 3 से 4 बार करो। अब 3 से 4 बार करने में तकरीबन एक टाइट्रेशन में आपको लग जाता है घंटा, पौना घंटा लग जाता है। अब बल्कि ज्यादा टीचर रिकमेंड करते हैं 5 बार करो, कि ताकि उसकी एवरेज आ जाए और एरर कम से कम आए, ताकि टाइट्रेशन एरर ना आए। तो आपको 5 बार रिकमेंड करते हैं, या 3 बार तो टीचर लाजमी करवाते हैं ना। तो क्या होता है कि अब ये है सेकेंडरी स्टैंडर्ड। अब अगर आपने इसकी टाइट्रेशन करवानी है, ये तो 10 मिनट के अंदर अंदर अपनी कंसंट्रेशन को चेंज कर देगा। तो हम क्या करते हैं, हम किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ इसकी पहले कंसंट्रेशन को फाइंड कर लेंगे। एग्जैक्ट कंसंट्रेशन हमें इसकी फाइंड पता चल जाएगी, फिर हम इसकी टाइट्रेशन करवा देंगे HCl के साथ। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने NaOH और HCl की टाइट्रेशन करवानी है, दोनों सेकेंडरी स्टैंडर्ड हैं, दोनों अपनी फौरन से कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे। तो मैं क्या करूंगी, मैं NaOH की पहले स्टैंडर्डाइजेशन करवाऊंगी ऑक्सैलिक एसिड के साथ। मैं पहले स्टैंडर्डाइजेशन करवाऊंगी, ऑक्सैलिक की मुझे कंसंट्रेशन पता होगी, फॉर एग्जांपल मैंने 0.1 मोलर का बना लिया है, उसकी टाइट्रेशन करवा के मैं इसकी कंसंट्रेशन फाइंड कर लूंगी फौरन से। जैसे ही मैंने इसकी कंसंट्रेशन फाइंड कर ली, फॉर एग्जांपल इसकी 0.2 आई, फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन मैंने फाइंड कर ली इसकी मदद से। अब इसकी कंसंट्रेशन चेंज होती है एक्सपेरिमेंट में, मैंने इसको 0.1 मोलर ही लिखना है, बिकॉज मैंने एक्सपेरिमेंट प्रोसीड करना चाहा था पॉइंट इस वाली बेस के साथ जो मैंने बनाई थी। लेकिन एज ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, इस वजह से इसकी कंसंट्रेशन चेंज होनी है टाइम के साथ, क्योंकि ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव है, स्टेबल नहीं है। तो मैं इसकी स्टैंडर्डाइजेशन करवा के जल्दी से इसकी कंसंट्रेशन फाइंड कर लूंगी। उसके बाद मैं अपने एक्सपेरिमेंट को 2 घंटे में भी करूं तो उसकी कंसंट्रेशन बेशक चेंज होती रहे, मैंने अपनी कैलकुलेशंस में 0.2 मोलर को डालना है। तो ये मकसद होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड की स्टैंडर्डाइजेशन करवाने का, बिकॉज इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, तो मैंने इसकी कंसंट्रेशन को नोन कर लेना है, और अपनी कैलकुलेशंस में मैंने हमेशा 0.2 मोलर डालना है, बेशक वो बाद में कुछ भी करती रहे। और एक चीज होती है और, कि हम यूज करते हैं स्टॉक सोल्यूशन। स्टॉक सोल्यूशन का हम यूज करते हैं वर्ड, कोई है क्लास में जो मुझे बता दे व्हाट इज स्टॉक सोल्यूशन? स्टैंडर्ड तो वो है ना जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है, स्टॉक सोल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज स्टॉक सोल्यूशन? हाँ जी, गम्मी बच्चों मेरे, व्हाट इज स्टॉक सोल्यूशन? या स्टॉक को स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं कि चीज है? हो सकता है स्टॉक सोल्यूशन स्टैंडर्ड नहीं होता। क्या कहोगे, क्या व्यूज है? व्हाट इज स्टॉक सोल्यूशन? गलत मलत कोई तो कुछ कॉन्सेप्ट दो। अच्छा है, कौन कौन क्लास में जरा देखें। आरफा, अलीना, अक्सा, आयशा, बुशरा, काफी सारे बच्चे हैं। Molarity, this is already made and we don't know how is its molarity. लैब में जो पहले से बना के रखते हैं उसे स्टॉक सोल्यूशन कहते हैं, किसी हद तक ठीक है मोना। लैब में जो पहले से बना के रखते हैं उसको हम कहते हैं स्टॉक सोल्यूशन। हाँ, देखो स्टॉक सोल्यूशन कहते हैं हम ऐसे सोल्यूशन को जो ज्यादा मोलैरिटी का होता है। एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करूँ ना, द सोल्यूशन ऑफ हाई मोलैरिटी, और हाई मोलैरिटी इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख लूँ। एग्जैक्टली, सोल्यूशन जो कि हाई मोलैरिटी का है और बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाते हो उसको हम कहते हैं स्टॉक सोल्यूशन। स्टॉक है, देखो हम स्टॉक किस चीज को कहते हैं, हमने किसी चीज का स्टॉक लगा दिया है, उसको प्रिजर्व कर लिया, उस चीज को कहते हैं कि हाई कंसंट्रेशन या हाई मोलैरिटी का है और ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वेरी लार्ज अमाउंट।
मोस्टली 500,000 ml में टीचर बना के रख देता है बड़ी सारी राउंड बॉटम फ्लास्क में। हर कोई इससे क्या है 10 ml 100 ml जिसको जितना चाहिए होता है उसको उसकी वो मोलैरिटी भी कम कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग डाइल्यूट करके। और थोड़ी थोड़ी अमाउंट में हर कोई लेता रहता है। तो वो सोल्यूशन जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है और हाई मोलैरिटी का है उसको हम थोड़ा थोड़ा लेके अपनी मर्जी से अपनी मोलैरिटी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 मोलर बड़ी हाई मोलैरिटी होती है केमिस्ट्री में। 1 मोलैरिटी का स्टॉक सोल्यूशन है इसे हम 0.5 0.05 0.3 कितना ही बना सकते हैं। मुशर्रा मैम ये लैब में बनाया था। हाँ बिल्कुल यही ना। लैब्स हम एक तो करते काम है और फिर अब बिल्कुल टाइम हो गया होगा आप लोगों को रिवाइज किए हुए तो कोई मसला नहीं है। मैं हूँ जनाब हाजिर हूँ मैं हूँ ना रिवाइज करवाने के लिए। तो स्टॉक सोल्यूशन आपने बना के रख लेना है ज्यादा सारा। अब देखो स्टॉक सोल्यूशन हमेशा ये याद रखना प्राइमरी स्टैंडर्ड का बनेगा। यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद क्या था। स्टॉक सोल्यूशन वो है जो काफी देर तक पड़ा होता है बल्कि अक्सर ये होता है स्टॉक सोल्यूशन हफ्ते हफ्ते के लिए भी पड़ा होता है। एक लैब हो गई है इवनिंग की लैब आनी है तो उसको भी हम वही सोल्यूशन चला रहे हैं। फिर अगले दिन सोल्यूशन केमिस्ट अच्छा वो होगा जो सोल्यूशन वेस्ट नहीं करता। केमिकल्स बहुत महंगे होते हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे जिनको हम कदर भी नहीं कर रहे होते ना। NaOH हो गया KOH हो गया HCl H2SO4 भाई ये तो पड़े हैं बहुत। ये भी बहुत महंगे केमिकल्स होते हैं। तो आपने बिल्कुल भी 1 ml भी जाया नहीं करना होता। तो हमेशा देखो स्टॉक सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जो आपने ज्यादा बना के रख दिया और एक हफ्ते तक वो जब तक खत्म नहीं होता आपने उसको यूज करना होता है। तो स्टॉक सोल्यूशन ये ट्राई करनी है हमेशा प्राइमरी स्टैंडर्ड का बनता है। ये हमेशा अगर आप सेकेंडरी स्टैंडर्ड का स्टॉक सोल्यूशन बना के रख दोगे वो जो मोलैरिटी का आप बना रहे हो ना वो कभी भी नहीं देगा। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड की तो हम वैसे ही स्टैंडर्डाइजेशन करा रहे हैं ताकि इसकी मोलैरिटी चेंज हो भी जाए तो हमें मोलैरिटी पता हो कि पहले क्या थी। आधे घंटे घंटे बाद उसकी मोलैरिटी नहीं चेंज हो जाना है। तो कभी भी स्टॉक सोल्यूशन सेकेंडरी स्टैंडर्ड का नहीं बनाया जाता बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशी। और कुछ देर के बाद घंटा 2 घंटे 3 घंटे डिपेंड करता है वो कितनी रिएक्टिव है। कम से कम आप उसको एक दिन से ज्यादा नहीं चला सकते। तो हमेशा स्टॉक सोल्यूशन प्राइमरी का बनेगा सेकेंडरी का नहीं बनेगा। इन केस आपने बना के रख भी दिया है फॉर एग्जांपल मोस्टली हमारे जो चल रहा होता है पाकिस्तान में लैब्स में बना बनाया सोल्यूशन मिल रहा होता है स्पेशली हम NaOH और KOH का कर रहे होते तो NaOH का और KOH का और अक्सर ये होता था। मैंने खुद लैब्स करवाई हैं कि सब कहते थे कि ये पढ़ा है मैडम इसी से करवा देना लैब करके गई है। और HCl का भी बना पड़ा पता नहीं कितने हफ्तों का पड़ा होता था। तो रिजल्ट्स खराब आ रहे होते हैं वो जो रिजल्ट आता है एटलीस्ट खैर स्टार्टिंग में तो हम सिखा ही रहे होते हैं कोई इतना इशू नहीं होता बच्चों को। लेकिन ये होता है कि कल को आप जब रिसर्च लैब में जाओगे तो स्टॉक सोल्यूशन आपने प्राइमरी का बनाना है। सेकेंडरी का स्टॉक सोल्यूशन कभी बना के नहीं रखना कि कल मैं यूज कर लूंगी इकट्ठा बना लूँ। जितना चाहिए सेकेंडरी स्टैंडर्ड उतना ML बनाओ उसी टाइम उसका रिएक्शन करवा दो या जो भी एक्सपेरिमेंट करना है उसी टाइम करना है। बाद में कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। स्पेशली रिसर्च लैब के लिए बात कर रही हूँ। BS में काम चल जाता है बिकॉज BS में तो मोस्टली हम सीख ही रहे होते हैं ना इतना मसला नहीं बनता। स्पेशली MPhil के स्टूडेंट्स अगर कोई हैं तो कभी भी आपने सेकेंडरी स्टैंडर्ड का स्टॉक सोल्यूशन नहीं बनाना। जितना चाहिए ताजा बनाया उसी टाइम यूज किया और काम खत्म। देन हमारे पास आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज टाइट्रेशन कर्व्स। टाइट्रेशन कर्व बेसिकली ग्राफिकल प्लॉट है जो कि आपको बताता है कि टाइट्रेशन किस टाइप की है। ग्राफ आप इतने ट्रेंड हो जाओ कि ग्राफ को देखती आपको अच्छा ये स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक है जो भी आप लोगों की टाइट्रेशन आपने परफॉर्म की है टीचर आपको ग्राफ देते हैं। बहुत पहले आया था 5-10 साल हो गए होंगे अब तो एक क्वेश्चन इसी तरह का। तो देखो अब पहले हम सीखते हैं होता क्या है। ये मेरे पास ग्राफ है टाइट्रेशन का। जब मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ तो इधर मैं लेती हूँ पीएच ऑफ द सोल्यूशन या पीएच ऑफ एनालाइट। सिंपल पीएच लिख देती होती है इधर ये साइड को बढ़ रही होती है। इधर मैं वॉल्यूम ऑफ NaOH एडिड लिख देती हूँ। या मोस्टली अगर मैं ऊपर ब्यूरेट में ले रही हूँ जो भी चीज ब्यूरेट में ले रही होती हूँ उसको ऐड करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्यूरेट में NaOH ली थी तो मैं ब्यूरेट में NaOH लिख देती हूँ। या फिर इसको मैं टाइट्रेंट भी लिख सकती हूँ ठीक है क्योंकि ब्यूरेट में हमारे पास जैसी कंसेंट्रेशन नॉन है वो ले रहे हैं और ये टाइप है एल्केली मिट्री की। ये मेरे पास फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है। अब इसकी अगर मैं टाइट्रेशन कर्व ड्रॉ करती हूँ ना तो समहाउ इस टाइप की आती है ठीक है। अभी मैं जनरल ड्रॉ कर रही हूँ कि करवाती हूँ अभी। कुछ इस तरह आएंगी कुछ इस तरह की आएंगी कुछ ऐसी आएंगी कुछ ऐसी आएंगी। तो आप देख के बता दो ये कर्व इस टाइप की आई है इसका मतलब क्या है ये कौन सी टाइट्रेशन है। अब सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं जी। पहले तो मैं पीएच आधा मिनट दो मैं अच्छे से ग्राफ करते हैं फिर ड्रॉ ताकि सारों को हम एक ही पे कर लें। इसको लिखा रहने देते हैं।
ये हमारा ग्राफ बनेगा। इधर को पीएच, अब पीएच हमारी स्टार्ट होती है, ये .0 का है ओरिजिन वाला, ठीक है। यहाँ से मेरी पीएच बढ़ रही है, पीएच स्केल जाता है 14 तक, ठीक है। 3, 4, 5, ये यहाँ पे 7 आ गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये आप लोगों के 7 के बाद ये यहाँ पे 8, 9, 10, 11, ये 12, 13, 14, ठीक है। ऊपर ऊपर वाला ये .14 का है। ये 8, 9 में लिख देती हूँ थोड़ा सा, ये हो गया। ये वॉल्यूम ऊपर से बिलो में ड्रॉप बाइज ड्रॉप NaOH आई जा रहा है। अब अगर मेरी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, पहले तो ये चीज ध्यान में रखो, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जिसकी पीएच बहुत कम होती है। जितनी पीएच कम होती है वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। 3 एसिड्स हैं फॉर एग्जांपल, एक की पीएच 1 है, एक की 2 है, एक की 3 है। तो जिसकी पीएच 1 होगी, कम होगी, वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा आपके पास। और जिसकी पीएच जितनी ज्यादा होगी वो उतना वीक एसिड है और बेस स्ट्रॉन्ग है। ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग बेस जा रही है, नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जी हम फॉर एग्जांपल हमारी पहली टाइट्रेशन है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक हो गया। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब पीएच बहुत कम होती है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड की जो कर्व होती है ना, वो 1 to 2 या मैक्सिमम 2 to 3 से स्टार्ट हो जाएगी उठना ही। पहले कर्व ऐसी होती है, और ये देखो ये राइज स्टार्ट हो जाता है इसका, यहाँ से ये राइज स्टार्ट हो गया, ये राइज जाता है जाता है जाता है जाता रहता है जाता रहता है। और स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या है, पीएच बहुत ज्यादा है। तो स्ट्रॉन्ग बेस की जो पीएच है वो तकरीबन 12, 13, 14 के करीब करीब होती है। तो 12 से ऊपर ऊपर ही आएगी, फिर फ्लैट हो जाएगी ये कर्व। तो स्टार्ट 1 से 2, 2 से 3 में होगी ये, 1 से 2, 2 से 3 में भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग ही होता है। अब वो डिपेंड करता है हम एसिड कौन सा ले रहे हैं। अगर हमारे पास एसिड HCl है तो एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग है, H2SO4, HNO3, HClO4, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो कर्व नीचे नीचे से स्टार्ट हो जाएगी, राइज उसके नीचे से स्टार्ट हो जाएगा। और जितनी स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगी उतनी वो ऊपर तक जाएगी। अगर मैं NaOH, अच्छा मुझे एक और चीज बताओ, मुझे यहाँ से याद आ गई एक और क्वेश्चन। एक मैं ले रही हूँ NaOH, KOH, और जी रेबीडियम ले लेते हैं। मुझे पहले ये तो बताओ कि इनमें से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी है सबसे ज्यादा, किसकी कर्व वो 13 तक जाएगी और कौन सी 12 तक रह जाएगी। NaOH, KOH और रेबीडियम हाइड्रोक्साइड सारे वन ग्रुप है ना, एल्कली मेटल्स की है। तो लिथियम में लिख लो, चलो लिथियम हाइड्रोक्साइड भी लिख लो। तो इसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी है, कोई बता सकते हैं मुझे? विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? कर्व तो फिर पढ़ेंगे, पहले बेस का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ना आप लोगों का, स्ट्रॉन्ग कौन सी है, वीक कौन सी है। एग्जैक्टली अलीना, यू आर राइट, रिबीडियम हाइड्रोक्साइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। देखो डाउन द बेस हमेशा कौन बनाते हैं, ये चीज याद रखो। नॉन मेटल्स हमेशा बनाएंगे एसिडिक ऑक्साइड्स, और मेटल्स हमेशा बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। जब हम बेसिक ऑक्साइड्स को, बिल्कुल सारे ठीक कह रहे हो, शाबाश। लास्ट टाइम बच्चों के बहुत कॉन्सेप्ट वीक था रिलेटेड टू एसिड और बेस, इस बार वालों का कॉन्सेप्ट क्लियर है एटलीस्ट। तो बेस हमेशा बनाती है एसिड, सॉरी, मेटल्स हमेशा बनाती हैं बेसिक ऑक्साइड्स। तो बेसिक ऑक्साइड्स को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बेस बन जाती है। तो जितना स्ट्रॉन्ग मेटल होगा ना उसकी बेस उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। और आप लोगों ने पढ़ रखा है कि डाउन द ग्रुप जो है वो आपका मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। जब डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा होगा ना, तो क्या होगा, उसकी बेस भी उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। अब लिथियम ऊपर है, सोडियम नीचे है, क्यूएच और नीचे है, रुबिडियम और नीचे है। सीजियम की बात करूं तो सीजियम की बेस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगी इनमें। फ्रेंशियम को हम नहीं लेते बिकॉज फ्रेंशियम इज अ रेडियो एक्टिव। जनरल ट्रेंड्स में हम जीरो ग्रुप और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को निकाल देते होते हैं। तो क्या हो जाएगा कि डाउन द ग्रुप बेसिक करेक्टर बढ़ेगा। तो अगर मैं बेस ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं NaOH बेस ले रही हूँ, तो उसकी तकरीबन 12 तक जा रही होगी। अगर मैं QH ले रही हूँ उसकी 12.5 तक जा रही होगी। मैं रिबीडियम ले रही हूँ उसकी जो कर्व फ्लैट हो जाएगी ना वो 13 तक जाएगी। सीजियम ले रही हूँ उसकी कर्व 13.2, 13.3 समहाउ जाएगी। लेकिन 12 से लेके 13, 14 के करीब करीब ऑलमोस्ट आ होती है स्ट्रॉन्ग बेसिस की। और जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे वो 2 से नीचे 1, 1, 1 के करीब। HClO4 स्ट्रॉन्गेस्ट है फॉर एग्जाम्पल, तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा।
HCl थोड़ा और वीक है तो ऊपर से हो जाएगा, फिर जितने वीक होते जाएंगे वो थोड़ी सी ऊपर, लेकिन फिर भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड 1 से लेके 3 तक में जाएगा। अगर इसकी बजाय कर्व यूं भी आ रही है ना थोड़ी सी, देखो ऊपर से स्टार्ट हुई लेकिन फिर भी वो स्टार्ट 2 से तकरीबन हो रही है और 12 तक भी गई है, तो आप टाइट्रेशन की कर्व की पीएच को देख के बताओगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की है। ठीक है, ये होगी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की कर्व। उसके बाद हमारे पास आती है, मुझे कलर चेंज करने दो, हाँ, उसके बाद हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस कर्व। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो जाएगा, इसकी पीएच कम है, मतलब स्टार्ट ऑलमोस्ट 1 से 2, 2 से 3 सी रेंज में हो रही होगी, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, पीएच कम हो जाएगी। वीक बेस है तो मतलब पीएच थोड़ी कम ही है, ऑलमोस्ट 8 से 9, 9 से 10 में फ्लैट हो जाएगी जाके। ये स्टार्टिंग देखो पीएच की होगी 1 से 2, 2 से 3 में, स्टार्टिंग कर्व राइज स्टार्ट यहाँ से हो जाएगा बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन वीक बेस के साथ हो रही है तो ऊपर तक नहीं जा पाएगी, 8 से 9, 9 से 10, मैक्सिमम 10.5 पे जाके फ्लैट हो जाएगी। तो इस कर्व को आप जब पीएच को देखोगे राउंड अबाउट कहाँ पे आ रही है, तो आपको देखते ही अंदाजा हो जाएगा कि पीएच यार यहाँ से यहाँ जा रही है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की कर्व आ जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की जो कर्व होगी वो कैसी होगी, देखो वीक एसिड है तो मतलब पीएच ज्यादा है, वीक एसिड है तो पीएच थोड़ी ज्यादा है, तो तकरीबन ये 4 से 5, 3 से 4 यहाँ से स्टार्ट होगी इसकी राइजिंग, और स्ट्रॉन्ग बेस है, जाएगी कहाँ तक, ये ऊपर तक जाएगी 12 से 13 तक, ये तो 12 से 13, 13 से 14 जितनी स्ट्रॉन्ग बेस होगी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन वीक एसिड है तो स्टार्ट 3 से 4, 3 से ऊपर ऊपर ही होगा उसका, तो 3 से ऊपर वाले का जब देखोगे यहाँ से कर्व स्टार्ट हुई है राइज होनी, तो इसका क्या हो जाएगा राइजिंग, तो आपको वहीं से पता चल जाएगा वीक एसिड है, और गई कहाँ तक है 12, 13 तक, तो स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके बाद चौथी टाइप हमारे पास है वीक एसिड वीक बेस की, वीक एसिड वीक बेस की। वीक एसिड वीक बेस में क्या होता है, वीक एसिड में देखो स्टार्ट भी लेट हो जाएगी ऑलमोस्ट 3 से 4 में, और वीक बेस ही है, फ्लैट भी जल्दी हो जाएगी छोटी सी। तो सबसे छोटी कर्व जो बनती है ना, छोटी सी कर्व देखो वहीं पहचान जाओ, यहाँ से स्टार्ट होगी, थोड़ी सी राइज होगी, उससे पहले फिर दोबारा फ्लैट हो जाती है, तो मतलब क्या हो गया, वेवलेंथ पॉइंट आ गया फौरन से ही। तो वीक एसिड वीक बेस में राइज भी जरा लेट होता है और फ्लैट भी फौरन हो जाती है। तो टाइट्रेशन को आप देखते ही पहचान जाओ कि कौन सी कर्व है। अब देखो यहाँ तो मैंने पीएच लिखे हुए थे, ठीक है, अगर मैं पीएच नहीं भी लिखती, अब आपको अंदाजा हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1, 2, 3 उसने मार्क लगाए होते हैं, ऐसे नहीं बिल्कुल लाइन देगा, देखो मार्क लगाएगा, 14 मार्क ही लगाएगा, वैल्यू नहीं लिखता कंफ्यूजन के लिए, 14 ऐसे मार्क लगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं आपको पीएच नहीं लिख के दे रही, मार्क ना लगाओ फिर भी आपको टाइट्रेशन कर्व से पता चल जाए। फॉर एग्जाम्पल देखो अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ, मुझे बताओगे ये किसकी कर्व है, ये यहाँ तक है फॉर एग्जाम्पल, ये 14 या 13 है, तो मुझे बता सकते हो इस कर्व से, ये कर्व मैंने दे दी है, यहाँ पे कुछ नहीं लिख रही मैं कहती हूँ टाइट्रेशन की कर्व है, ऑलरेडी आपको पता हो ये पीएच है, ये वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट है, तो अब ये कर्व मुझे बता सकते हो इसमें टाइट्रेशन कौन सी हुई है, चैट बॉक्स खोलो जरा, मुझे बताओ इसमें कौन सी टाइट्रेशन हुई है, यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ जाके फ्लैट होगी। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, देखो देखा ना, अभी है ना बात समझ के, मैंने कुछ नहीं लिखा हालांकि। अच्छा एक दूसरी भी ड्रॉ करती हूँ, दूसरी भी ड्रॉ करती हूँ, ये किस चीज की, छोटी सी, बिल्कुल ठीक बताया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की है, ऊपर से शुरू हुई है, बड़ी ऊपर गई है, ये किसकी है एग्जैक्टली, अलीना, एक फरियाल सब, सादिया स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, दूसरी वाली पूछ रही हूँ, शायद उसने पहले वाली लिखा हो, ये देखो ये तो उससे भी बिल्कुल वीक एसिड है, इतना ऊपर जाके उठा है, और बिल्कुल ही हुआ, तो इंतहाई वीक एसिड इंतहाई वीक बेस की। तो होप सो ये चीज समझ आ गई आप लोगों को कि टाइट्रेशन कर्व देखते ही पहचान जाओ, वो पीएच नहीं भी देता ना आपको, मोस्टली देता है, लेकिन इन केस वो आपको पीएच नहीं देता, फिर भी आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए देख के साइड से कि ये किस चीज की कर्व आ रही है, आपने राइज देख लेना, राइज कहाँ से है, बस को तो ना कंफ्यूज करने के लिए बड़ी मजेदार कर्व बनाते हैं, इस टाइप की इतनी लंबी देख के जाएगा फिर इस तरह करके लेके जा रहा होता है, तो मेन चीज ना राइज देखना है, राइज किस पीएच पे हो रहा है, मेन चीज है राइज, बेशक वो थोड़ी लंबी ले जाके फ्लैट कर रहा है कोई मसला नहीं है, राइज कहाँ से हो रहा है, दोबारा फ्लैट कहाँ से हो रही है, बस ये चीज देखनी है, वो आपको बता देगी स्ट्रॉन्ग थी या वीक थी। टाइट्रेशन कर्व में जो एक चीज याद रखनी है वो याद रखनी है इक्विवेलेंस पॉइंट, जो अक्सर पूछता है। पहली कर्व हमने ड्रॉ की थी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड
स्ट्रॉन्ग बेस की। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो इक्विवेलेंस पॉइंट होता है ना, वो होता है इक्वल टू 7। एग्जैक्ट उसका इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो pH 7 पे आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इक्वली न्यूट्रलाइज करती है, तो उसका इक्विवेलेंस पॉइंट एग्जैक्टली 7 पे मिलेगा आपको। तो अक्सर वो पूछ लेते हैं कि किस एसिड बेस का टाइट्रेशन वो इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है या फिर 7 पे आएगा। तो आपको हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। उसके बाद हम कर लेते हैं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का इक्विवेलेंस पॉइंट हमेशा ग्रेटर देन 7 आएगा। ग्रेटर देन 7 क्यों? देखो, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, जो चीज स्ट्रॉन्ग होती है वो डोमिनेट कर जाती है। तो आपके पास जो कर्व होगी उसका जो इक्विवेलेंस पॉइंट जब आप लिखोगे, इक्विवेलेंस पॉइंट पता है कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंस पॉइंट ऐसे निकालते हैं, ये हमारे पास ना इस टाइप की कर्व आती है, ठीक है। जितनी भी चीज ये लंबी जाती है ना, इसका बिल्कुल हम मिड पॉइंट लेते हैं, मिड पॉइंट को इधर पीएच से जोड़ देते हैं इधर। जब आप यहाँ पे देखोगे ना वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की, तो पीएच हमेशा 8, 9, 8.8 डिपेंड करता है आप कौन सी बेस यूज कर रहे हो स्ट्रॉन्ग। तो हमेशा लेकिन इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा इसका ग्रेटर देन 7 पे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिड वीक है, तो बेस डोमिनेट कर जाएगी और उसका इक्विवेलेंस पॉइंट ऑलवेज ग्रेटर देन 7 आएगा। इसके बाद हमारे पास है जी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की अगर हम बात करें तो इसका इक्विवेलेंस पॉइंट देखो, अब स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया है, बेस वीक हो गई है, तो लेस देन 7 पे आएगा। 6 से 7 की रेंज में मोस्टली आ रहा होता है, और लेस देन 7 का वो ऑप्शन देगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो लेस देन 7। इसका आता है ग्रेटर देन 7। और उसके बाद लास्ट आपके पास है वीक एसिड वीक बेस का। वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस बहुत कम होती है। एक तो इसका इंडिकेटर बहुत कम है, आपको कल भी बताया था। वाहिद इंडिकेटर मोस्टली जो आप यूज कर रहे हो तो इसके लिए वो होता है ब्रोमोथाइमोल ब्लू, या थाइमोल ब्लू भी कहते हैं उसको हम सिंपली। तो वीक एसिड वीक बेस का इक्विवेलेंस पॉइंट जो है अगर दोनों की एग्जैक्टली इक्वल स्ट्रेंथ है देन तो आता है 7 पर। लेकिन जो प्रैक्टिकली और आइडियली हम देखते हैं ना, वो लेस देन या 7, मोर देन 7 ही मिला है, एग्जैक्टली 7 नहीं मिलता, क्योंकि इन दोनों की बिल्कुल अब यहाँ पे ना हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ऑलमोस्ट इक्वल जो क्वांटिटी या इक्वल आप कहो के स्ट्रेंथ की अवेलेबल है। इसकी स्ट्रेंथ हम के बी से फाइंड करते हैं, इसकी हम करते हैं के ए से। जितना के ए ऑलमोस्ट ज्यादा है उतना के बी भी ज्यादा मिल जाता है। लेकिन वीक एसिड वीक बेस में एग्जैक्टली इक्वल स्ट्रेंथ की होना इन दोनों की वो बहुत मुश्किल होता है। आइडियली इसका होना 7 पे ही चाहिए, लेकिन जब हम देखते हैं अपनी टाइट्रेशंस में तो इसका इक्विवेलेंस पॉइंट लेस देन 7 या मोर देन 7 दोनों हो सकता है। लेस देन 7 या मोर देन 7 दोनों मिला है। क्यों? क्यों कभी अगर थोड़ी सी वीक बेस होगी, वीक ही इसकी निस्बत थोड़ी सी वीक बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है ना, तो मोर देन 7 पे चला जाता है। और अगर वीक एसिड थोड़ा सा ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू दिस इस वीक बेस के, होगा वीक ही, लेकिन जो हमने वीक बेस की है वो बहुत ज्यादा वीक है, उसकी निस्बत वीक एसिड की थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो वो लेस देन 7 पे चला जाएगा। तो प्रैक्टिकली हमें ये मिलता है, लेकिन आइडियली बात की जाए तो वो 7 ही होता है। अगर आपको एमसीक्यू में सिंपल पूछ लेता है इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, तो आप 7 ही लिखोगे। लेकिन अगर आप पूछ ले कि प्रैक्टिकली, देन आप लेस देन 7 मोर देन 7 के ऑप्शन पे जाओगे, लेकिन वो मोस्टली इसका पूछता ही नहीं है, वो इतनी क्लियर कट स्टेटमेंट देता है आपको और इन 3 में से ही देता है। ठीक हो गया। तो ये आपके टाइट्रेशन कर्व्स थी और उनके इक्विवेलेंस पॉइंट आपने याद करने हैं। एमसीक्यू इक्विवेलेंस पॉइंट से आया हुआ है, टाइट्रेशन कर्व से नहीं आता। मोस्टली जो रिसेंट एमसीक्यूज वो बना रहे हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है, अभी जो एमसीक्यूज आ रहे हैं ना आखिरी 2-3 सालों से, वो आ रहे हैं इंडियन साइट्स से। कोई उसको इंटरेस्ट नहीं है खुद बनाने में कि कॉन्सेप्ट देख ले, नहीं, उसने एचईसी का सिलेबस उठा के जो एमसीक्यूज साइट्स पे अवेलेबल है ना, वो वहां से उठा रहा है। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट एमसीक्यू है, जब आप पीपीएससी के पास पेपर्स के उठा के डालोगे ना गूगल पे, तो इंडियन साइट्स मिलेंगी। बायजूस से उठा रहा है, डाउट नट से उठा रहा है, रैंडम उठा रहा है, एक से भी नहीं उठा रहा, 3-4 साइट्स के कॉम्बिनेशन से उठा रहा है। तो इंडियन साइट्स के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है ना अगर आपने, तो इंडियन साइट से करना, पाकिस्तानी साइट से नहीं करना। अक्सर रिकमेंड करते हैं पाक एमसीक्यूज एक साइट है, बहुत अच्छी साइट है, लेकिन पीपीएससी के अगर जनरल नॉलेज का पेपर देना है तो पाक एमसीक्यूज पढ़ो। तकरीबन एमसीक्यू 50% एमसीक्यूज आए होते हैं पाक एमसीक्यूज से।
लेकिन जनरल नॉलेज के केमिस्ट्री नहीं उठाता पाक एमसीक्यू से, केमिस्ट्री इंडियन साइड से उठा रहे हैं, तो फॉलो ज्यादा इंडियंस को करना है अगर पीपीएससी केमिस्ट्री के हाल से तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद है कैलकुलेशंस, अक्सर आया होता है एमसीक्यू, एक लास्ट टाइम या उससे लास्ट टाइम आया हुआ था, तो टाइट्रेशन से, तो टाइट्रेशंस के लिए जो आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। M1V1 बड़ा जाना माना फॉर्मूला है, M1V1 और N1 इज इक्वल टू M2V2 ओवर N2, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है, इसमें ये मोलैरिटी है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है, N नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स। अब आपकी मर्जी है, आप इसको एसिड के लिख दो इसको, या बेस के लिख दो। अगर इसको M1V1 और N1 एसिड को ले रहे हो तो M2V2 ऑब्वियस बात है, एसिड बेस टाइट्रेशन चल रही है, तो हम इसको बेस लेंगे। इसको बेस लिखोगे तो ये एसिड लिख दो, मर्जी है, एक चीज पहले ही डिफाइन कर दो, ये एसिड वाली साइड है, ये बेस वाली साइड है, ठीक हो गया। उसके बाद आपको कैलकुलेशंस किस टाइप की आती है, अब ये याद रखना, ओहो ये ऊपर लिखा गया नीचे, चलो हम दोबारा लिख लेंगे इसको। तो अब ये याद रखना कि जब भी कैलकुलेशन करनी है किसी भी चीज की, केमिस्ट्री की, स्टोकियोमेट्री को फॉलो करना है। आपकी जुबान में अक्सर लोग स्टीशियोमेट्री पढ़ते हैं, एग्जैक्ट लव स्टोकियोमेट्री है, स्टीशियोमेट्री पढ़ लो कोई मसला नहीं है, हमने तो एग्जाम देने हैं, उसको फॉलो करना है। केमिस्ट्री की जो भी कैलकुलेशंस करनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइट्रेशन स्पेशली, गैसेस में फॉलो नहीं होती इतनी स्टेशियोमेट्री एज सच, लेकिन इधर होती है, स्टोकियोमेट्री में तो करनी करनी है। टाइट्रेशंस की जब भी मॉडिफाई करना है, स्टोकियोमेट्री लाजमी अप्लाई करनी है कैलकुलेशंस में। अब वो फॉर्मूला देखो, 50 ml ऑफ एन HCl सोल्यूशन, पहले समझो स्टेट, 50 ml ऑफ एन HCl सोल्यूशन विद अननोन कंसंट्रेशन इज टाइट्रेटेड विद 0.2 मोलर NaOH, मतलब टाइट्रेशन करवा रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की। तो सबसे पहला काम करना है, स्टोकियोमेट्री करनी है तो इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन बैलेंस करना आना चाहिए, सिंपल क्वेश्चंस देता है, कोई बड़ी चीज नहीं देता। NaOH और HCl, आगे वाली कंसर्न, अगर बैलेंस करने के लिए आपको जरूरी है करना पड़ेगा NaCl प्लस H2O, लेकिन अगर आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये भी मोनो मतलब एक दे रहा है, एक प्रोटॉन दे रहा है, ये एक बेस दे रही है, तो आगे वाले ये प्रोडक्ट्स नहीं भी आ रहे तो कोई मसला नहीं है, बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि ये भी एक दे रहा है ये भी एक दे रहा है, तो बैलेंसिंग इतनी ऐसा हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर यहाँ पे ट्वाइस हाइड्रोक्साइड है या ये H2SO4 और फिर बैलेंसिंग में 1 2 लास्ट में आएगा, तो वहां आपको प्रोडक्ट्स लिखने पड़ेंगे ताकि बैलेंस हो। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि H प्लस है, एक है, एक ये दे रहा है, तो बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस्ड है, सबके साथ 1 1 मोल है। तो जब भी 1 1 मोल होंगे हमारे पास, तो हमारा फॉर्मूला और रेड्यूस हो जाएगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इसी फॉर्मूले को हम डाइल्यूशन फॉर्मूला भी कहते हैं, आगे प्रैक्टिस करवाऊंगी जब हम सोल्यूशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर टाइट्रेशंस के लिए पढ़ो इस फॉर्मूले को। अब N1 ओवर N2 लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखो तो भी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स 1 आ जाएंगे, इसके भी 1 है, एसिड के भी 1 है, बेस के भी 1 है, तो मसला नहीं। इसको मैं एसिड ले रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये एसिड हो गया, ये मेरी बेस की साइड है, तो एसिड बेस दोनों 1 1 मोल्स हैं, तो N1 N2 लिख भी देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखो 50 ml ऑफ एन HCl सोल्यूशन, वॉल्यूम दे रहा है HCl का, ये एसिड साइड है, ठीक है, HCl की साइड है, तो इसका वॉल्यूम मिल गया मुझे 50 ml, 50 ml ऑफ एन HCl सोल्यूशन विद एन अननोन कंसंट्रेशन, मतलब इसकी कंसंट्रेशन नहीं पता, मुझे फाइंड करनी है, इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, तो मैंने अननोन है M1 ही लिख दो। अननोन कंसेंट्रेशन इस टाइट्रेट किया है मैंने 0.250 मोलर NaOH के साथ, मोलैरिटी दे दी है NaOH की 0.250 मोलर मोलैरिटी दी है उसने, और इफ इट टेक्स 35.23 ml ऑफ अ बेस, बेस का वॉल्यूम भी देगा, 3 चीजें देगा, लाजमी देगा वो, बस ये देखना है किस किस की क्या क्या दे रहा है, एक चीज पूछ लेते हैं, ml टू रीच द केवलेंस पॉइंट कंसंट्रेशन HCl की फाइंड करनी। अब इसमें एक ध्यान और देना, क्या देता है वो अक्सर आप लोग गौर नहीं करते, यहाँ मैंने मुझे देना चाहिए था वैसे, एक वॉल्यूम ml में दे देते हैं, एक वॉल्यूम देता है लीटर में, तो या तो ml वाले को लीटर में कन्वर्ट कर दो या लीटर को ml में कन्वर्ट करना है, एक काम वो करता है जो ट्रिकीनेस करता है। तो कंसंट्रेशन मोस्टली कंसंट्रेशन पूछ रहा होता है, तो कंसंट्रेशन मोलैरिटी में ही दे रहा होता है आपको, जो चेंजिंग करनी होती है ना वो वॉल्यूम में। ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है, पीपीएससी बहुत इजी है, स्टेटमेंट में ट्रिकीनेस डाली होती है, क्विज करवाऊंगी इंशाल्लाह आपको साथ साथ।
तो प्रैक्टिस करवाऊंगी थोड़ी ट्रिकीनेस की, लेकिन फिर भी साथ साथ ट्रिक्स बता रही हूँ जो वो डालता है कि 1 लीटर ml में देगा, एक वॉल्यूम सॉरी, और एक वॉल्यूम लीटर में देगा। तो लीटर को ml में करो या ml को उसमें, फिर आंसर ठीक आएगा, वरना आंसर ठीक नहीं आएगा। और एक चीज और याद रखना, बीपीएससी में गलत कैलकुलेशन करोगे ऑप्शंस में आंसर होता है, उसको भी पता होता है बच्चा ये गलती करता है, ये गलती करेगा, इंट्री टेस्ट की तरह उसने हर अवेलेबल ऑप्शन दिया है। तो आप जब कैलकुलेशन कर लोगे विदाउट कन्वर्जन, आपका आंसर होगा ऑप्शंस में। और आप जैसे ही आंसर आता है बच्चा टिक कर देता है, बड़ा खुश होता है कि मेरा एमसीक्यू बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो गलत होता है। इसलिए पीपीएससी में अगर आप 80 एमसीक्यूज लगा के आते हो ना अपनी तरफ से कि मैं तो बस 2 3 गलत करके आई हूँ, आपके मार्क्स 50s में दुआ करो आ जाए। मतलब इतना गैप आता है कि हमें लग रहा होता है हम ठीक करके आते हैं, लेकिन उसके स्टेटमेंट बहुत ट्रिकी डाले होती है बीपीएससी में, पता भी नहीं चलता, बच्चा गलत कर देते हैं। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट्स को बस आपने ध्यान से पढ़ा करना है। ठीक है, अब इसमें बहुत आगे बस कुछ नहीं करना, m1 फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, 50 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद सिंपल कैलकुलेशंस करनी है। और इसके बाद एक चीज और आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो पॉइंट्स में मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रैक्टिस करनी है। छोटी छोटी ट्रिक्स भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप लिख लेना हाउ टू कैलकुलेट मल्टीप्लाई और हाउ टू डिवाइड और मल्टीप्लाई इन पॉइंट्स, इजी स्टेप्स इन इजी ट्रिक्स। तो आपको यूट्यूब पे पढ़ी है, मैंने खुद सीखी थी। अब यहाँ पे मैथ्स नहीं सिखा सकती मैं, तो आपने 2 मिनट की वीडियो देख लेनी है, क्योंकि 3 से 4 एमसीक्यूज आएंगे, बहुत इजी आएंगे, इस टाइप के ही आएंगे। लेकिन पॉइंट्स में मल्टीप्लाई डिवीजन है, वहां हमें ये पॉइंट्स में मल्टीप्लाई डिवाइड करना नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से अफसोस हो रहा होता है कि क्यों नहीं ना। तो आपने पॉइंट्स में काइंडली मल्टीप्लाई डिवीजन लाजमी सीख के जानी है। वो इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं देता, खैर वो इस तरह देते हैं, इतनी वाली बस, वो 5.53 मल्टीप्लाई 0.02, बहुत बड़ी नहीं है, इजी होती है करने की। टू पॉइंट्स का मुझे एग्जैक्टली इस टाइम याद नहीं है, पॉइंट्स एट द एंड हम कितनी गिन के लगा रहे होते हैं ना, शायद 4 के बाद पॉइंट्स लगेगा यहाँ पे। तो थोड़ी सी ट्रिक है इसकी, बस वो देख लेनी है, मैंने अपने टाइम पे की थी। तो एमसीक्यूज आसान होते हैं, कैलकुलेशंस नहीं आ रही होती पॉइंट्स में करनी, तो पॉइंट्स की कैलकुलेशन लाजमी सीखनी है आप लोगों ने। ठीक हो गया ये आप लोगों की कैलकुलेशन। नेक्स्ट मैं आपको करवा देती हूँ एक और, देन असाइनमेंट के तौर पे आज मैं स्लाइड्स भेज दूंगी, आप लोग स्लाइड से भी रिवाइज कर सकते हो। और इसमें ना 2 3 एग्जांपल्स के तौर पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आपने लेक्चर के बाद या कल एक बार रिवाइज करके उनको प्रैक्टिस कर लेना है। अच्छा ये देखो, सॉरी चैट खुल गई है। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ HCl if it takes 10 ml of 0.5 molar calcium hydroxide to titrate to 50 ml of HCl। अब यहाँ पे क्या है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को बैलेंसिंग करना है, और कुछ नहीं है इसमें। इसमें हमने बैलेंस करना है इक्वेशन को। अब इसको हम लिख लेते हैं, करते हैं बल्कि बैलेंस। ये देखो, HCl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी एक और छोटी सी भी ट्रिक बताओ ना, अभी बताती हूँ ठहरो। ये बनेगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा सॉल्ट, और प्लस वाटर, ठीक है। अब एक चीज और याद रखनी, जब भी 2 हाइड्रोक्साइड है ना, उसको बैलेंस आगे नहीं आ रही समझ, टाइम कम होता है, टाइम कम बच गया, 2 हाइड्रोक्साइड है तो 2 ही HCl लगेंगे, कि बिकॉज न्यूट्रल काम होना होता है, 2H पॉजिटिव एट देन वाटर बनना होता है ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको 2 चाहिए होगा। यहाँ भी कोई ना कोई आएंगी चीजें, लेकिन हमें इससे कंसर्न नहीं होता, हमने मोल निकालने होते हैं एसिड के और बेस के। तो आपने यहाँ पे 2 लगा देना, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लगेगा, तो आप उसके मुताबिक फिर M1V1 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक हो गया, इसके बाद सिंपल फॉर्मूला, अब हमें M1V1/N1 लिखना पड़ेगा, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स 1 1 नहीं रहे, 2 आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू M2V2/N2। ठीक है, अब इसको मैं एसिड बेस कुछ भी ले लो, इसको मैं बेस ले लेती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं एसिड ले लेती हूँ। अब यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, अब इसको मैं करवाने रही बता रही हूँ। देखो, डिटरमिन द कंसेंट्रेशन ऑफ HCl की कंसेंट्रेशन फाइंड करनी है, मतलब M2 फाइंड करनी है। if it takes 10 ml of 0.5 molar calcium hydroxide, if it takes 10 ml, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो मतलब क्या है, 10 ml वॉल्यूम दे रहा है उसका, और 0.5 मोलर कंसेंट्रेशन दे रहा है, ये बात हो गई। और टू टाइट्रेट 50 ml ऑफ HCl, उसने HCl का वॉल्यूम भी दे दिया, 50 ml दोनों ml में दिया हुआ है, जान छुट्टी, कैलकुलेशन भी नहीं करनी। N1 आपके पास क्या है, बेस का है, बेस का नंबर ऑफ मोल 1 है, और एसिड के मोल्स 2 हैं, N2 2 बचेगा, ठीक है। बहुत इजी है, इसके बाद कैलकुलेशन रह गई है, M2 निकालना है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ जाके,
और 50 अगले स्टेप में डिवाइड हो जाएगा नीचे आके। इसकी कैलकुलेशन कर लोगे, 10 मल्टीप्लाई टू 20, 20 मल्टीप्लाई देखो 0.5, अब वो इस तरह वाली देते हैं, 20 मल्टीप्लाई 0.5, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड करोगे 50 से। अभी आपने वहां पे हाथ से करनी है, तो इतनी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है कि 0.5 डेली की एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो, 0.2 मल्टीप्लाई 0.5 को खुद ही रैंडम एक बार सीख लो, खुद ही हाथ से प्रैक्टिस करो, 10 दिन में आप लोग ट्रेंड हो जाओगे। थोड़ी सी करने से चीजें आएंगी, और देखो भाई कितनी आसान कैलकुलेशन। तो ये आप लोगों की कैलकुलेशंस है इस तरह, बस आपने फॉर्मूला यही लगाया। हम आगे जितनी भी टाइट्रेशंस करेंगे ना हम, चाहे वो रिडॉक्स है, चाहे कॉम्प्लेक्सोमेट्री है, चाहे प्रेसिपिटेशन, फॉर्मूला हर जगह यही अप्लाई होगा। टाइट्रेंट और टाइट्रेंट की M1 M2 है वही करना है, कंसंट्रेशन फाइंड करनी है ना बेसिक, तो फॉर्मूला सब में यही लगेगा। अब ये आप लोगों की प्रैक्टिस क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकालनी है। और 50 ml पॉइंट में बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपका है H2SO4 और बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपने इसके बाद इसको एक बार कैलकुलेट करना है, आंसर निकालना है। इसका मुझे अभी बता दो, MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइट्रेशन विल हैव इक्विवेलेंस पॉइंट एट अ pH ग्रेटर देन 8। कौन सी इनमें से 4 एग्जांपल है टाइट्रेशन ऐसी होंगी एसिड बेस की जिसमें इक्विवेलेंस पॉइंट ग्रेटर देन 8 आ रहा है। तो मुझे बता सकते हो, मुझे बताओगे बल्कि चैट बॉक्स में कौन सी टाइट्रेशन ऐसी है जिसमें आपका पीएच इक्विवेलेंस पॉइंट ग्रेटर देन 8। ग्रेटर देन 8 किस में आता है, अभी हमने पढ़ा है ना टाइट्रेशन कर्व्स में। जल्दी से शाबाश बता दो, ABCD 4 ऑप्शन है। हाँ जी, किस में फरियाल का है, अलीना का है, बिल्कुल ग्रेटर देन 8 आया है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है। तो आपने देख लेना है स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस, सॉरी वीक एसिड ये भी है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, तो ए ऑप्शन बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलो एटलीस्ट आप लोगों को थोड़ी समझ आ गई है होप सो आज के लेक्चर की। आप मुझे ये बताओ, थके तो नहीं हो, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़े हैं या नेक्स्ट में पढ़ने, जैसे कहते हो। छोटी है, मुश्किल नहीं है, इजी, मेरी फेवरेट टाइट्रेशन है। दिमाग फ्रेश है तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट में कहोगे तो नेक्स्ट में पढ़ लेते हैं, करवा दें, चले जी लीना करवा देते हैं। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का दूसरा नाम है हमारे पास किलेटोमेट्री। ओके भाई, मजा आ रहा है, इसका मतलब पढ़ते हुए हैं, बोर नहीं हुए, अच्छी बात है। चलो इजी अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं, मेरी खुद ट्राई 2 हो जाए हमारी, इस वीक में हमने इंशाल्लाह टाइट्रेशन को खत्म करना है, वरना नेक्स्ट वीक में लास्ट में। ओके पढ़ते हैं। अच्छा देखो, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का दूसरा नाम है किलेटोमेट्री। अक्सर आप किलेट बनते हैं इसमें, ठीक है, आप किलेट भी पढ़ रहे होते हो, चिलेट बहुत लफ्ज गलत है, जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है वो है किलेट। कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो, उसको हम कहते हैं स्टेबल कॉम्प्लेक्स, रिंग वाला कॉम्प्लेक्स, उसको हम कहते हैं किलेट बनता। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में किलेट बनता है, इसलिए इस टाइट्रेशन का दूसरा नाम है किलेटोमेट्री। अच्छा, इसकी छोटी छोटी मोटी बातें पहले देखो फिर डिटेल पढ़ते हैं। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल के टाइम, इसमें हमें मेटल के टाइम की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए मतलब यूज करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक को। कोई भी मेटल है, प्लस लिख लेती हूँ जनरल, +1 +2 कोई भी हो सकता है। और एग्जाम्पल की बात करूँ, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, और मैक्सिमम इसमें हम जो फाइंड करते हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स की यूज करते हैं कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए। जितने भी हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, जो भी आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का यूज करते हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या है, द टाइट्रेशन विच इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल केटाइंस। जनरल ग्रुप के भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम इसमें ट्रांजिशन मेटल्स को यूज करते हैं। स्टैंडर्ड सोल्यूशन इसमें हमारा क्या होगा, किलेटिंग एजेंट। किलेटिंग एजेंट कौन सा होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा है, जो कि 2 या 2 से ज्यादा डोनर साइट्स रखता हो। हम पढ़ते हैं लीगेंड्स, ठीक है। जब पहले हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लें, एक होता है मेटल, एक होता है लीगेंड। तो लीगेंड क्या करता है, मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, लीगेंड्स के पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादती है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है और लीगेंड इलेक्ट्रॉन को देता है। तो लोन पेयर डोनर जो होता है वो हमारे पास लीगेंड कहलाता है। अब ये मोनो भी हो सकते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेशन में डिटेल से पढ़ेंगे।
मोनो, डाई, ट्राई, जितने ये लॉन पेयर डोनेट करेगा ना उसके लिहाज से इसका नाम होता है मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में हमने मोनो वाला यूज नहीं करना। हमने वाटर हमने पढ़ रखे हैं, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, दीज आर मोनोडेंटेट लिगेंड्स। तो ये कॉम्प्लेक्स किलेट नहीं बनाते, मोनो वाला कभी किलेट नहीं बनाता। किलेट हम कहते हैं जब रिंग स्ट्रक्चर बनता है। तो फॉर द रिंग स्ट्रक्चर जरूरी है आपके पास मोर देन वन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे। तो ऐसा जो कि बाइडेंटेट होगा, ट्राइडेंटेट, पेंटाहेक्सा, फिर टू जितने भी है, टू से ऊपर है सारे के सारे किलेट्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन हमारे पास एक आता है इथिलीन डायअमीन। इथिलीन डायअमीन का ये मेरे पास फॉर्मूला होता है CH2 NH2, ये NH2। ठीक है, जो जिसके पास भी लॉन पेयर होता है ना वो एज अ काम करते हैं डोनर का, लीगेंड का। अब एक एन देता है एट अ टाइम, ये भी दे रहा होता है और ये भी दे रहा होता है। ये देखो ये मेटल, ये रिंग बन गया आपके पास, ये जो रिंग बनती है इसको हम कहते हैं किलेट। तो आपके पास जब दो हो जाएंगे ना डोनर एटम एक ही लिगेंड में, तो वो रिंग बनाएगा, तो वो स्टेबल होता है। जितनी ज्यादा मेंबर्स की रिंग बनेगी, 4 5 6, तो उतना ज्यादा स्टेबल होती रहती है। तो हम इसमें हमेशा मोनोडेंटेट लिगेंड्स को यूज नहीं करेंगे, हमेशा बाय या उससे ज्यादा के यूज करेंगे। जो मोस्ट कॉमन आपका किलेटिंग एजेंट आप यूज करते हो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में, डेट इज EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। EDTA मोस्टली आप EDTA का यूज करते हो एज अ किलेटिंग एजेंट, और EDTA कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में एज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, ये याद रखना। इसकी कंसेंट्रेशन आपको पता है, मतलब टाइट्रेंट जो है जो कि आप ब्यूरेट में फील करोगे उसको EDTA को यूज करोगे। EDTA, EDTA को आप फील करोगे ब्यूरेट में, स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, हमेशा EDTA यूज करते हैं। और भी कर सकते हो, लेकिन जितना ज्यादा डेंटेट होगा मैंने कहा उतना स्टेबल होता है। तो EDTA जो है वो दो रीजन होते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में। एक तो ये है रिंग स्टेबल बनती है, इसकी 5 मेंबर रिंग बन रही होती है, वो स्टेबल होती है। दूसरा, जितना ज्यादा डेंटेट होता है ना उतना शार्प पॉइंट आता है। अगर आपके पास दो डोनर्स हैं तो शार्प एंड पॉइंट आयतुका कलर होगा, लेकिन इतना शार्प चेंज नहीं आता। इसमें आपके पास 6 डोनर एटम्स हैं, 6 साइड से रिंग बन रही होती है, हम स्ट्रक्चर अभी देखेंगे कॉम्प्लेक्स का भी। तो एट अ टाइम 6 एटम्स डोनेट कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होता है, शार्प एंड पॉइंट आता है। तो आपके पास स्टेबल कॉम्प्लेक्स भी स्टेबल बनेगा क्योंकि 6 डोनर है इसमें, और दूसरा इसका शार्प एंड पॉइंट्स आता है। इस वजह से आप हेक्साडेंटेट को प्रेफर करते हो एज कंपेयर टू डाइट्राइडेंटेट। तो आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमेशा EDTA होगा। नीचे आपने वो सोल्यूशन लेने हैं टाइट्रेशन फ्लास्क में जिसकी कंसेंट्रेशन फाइंड करनी है, मतलब किसी भी मेटल का सोल्यूशन बना होगा वाटर के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कोई भी ले सकते हैं, आप कैल्शियम मैग्नीशियम कोई भी ट्रांजिशन मेटल्स का जो होगा उसको हम लेंगे एज अ टाइट्रेशन फ्लास्क में टाइट्रेंड के तौर पर, उसकी कंसेंट्रेशन हमने फाइंड करनी है। 99% यूज इज वर्सीन। अब देखो यहाँ पे वो आपको जो तंग कर सकता है, EDTA का दूसरा नाम है वर्सीन। EDTA पढ़ते रहते हो, बहुत कॉमन है, सबको पता है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इसका दूसरा नाम है वर्सीन। वो अक्सर देते हैं आपको MCQ। 99% या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम द स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इज वर्सीन, मेटल के टाइम कोई भी और दे दे तो आपको पता हो कि वर्सीन इज द अदर नेम ऑफ EDTA। अब इंडिकेटर पूछा हुआ था लास्ट टाइम, इंडिकेटर यूज जो होते हैं इसमें कौन सा होता है, मैं 99% एरिक्रोम ब्लैक टी। एरिक्रोम ब्लैक टी हम इंडिकेटर डालते हैं। कलर जो मोस्टली चेंज होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की हम कर रहे होते हैं, इससे कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो कलर चेंज होता है वो ब्लू टू पिंक कलर का और आता है, ब्लू टू पिंक कलर का। एक स्पेसिफिक वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने पढ़ा था तो मैंने लिख दिया, सिल्वर आयंस की, इसमें हम कैटायंस की कर रहे हैं ना, तो अगर हम स्पेसिफिकली सिल्वर आयन की अगर कर रहे हैं तो ना सबके लिए हम यूज करते हैं एरिक्रोम ब्लैक टी। लेकिन अब सिल्वर की अगर कर रहे हो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक के थ्रू टाइट्रेशन, तो हम जो इंडिकेटर यूज करते हैं फ्लोरोसीन यूज करते हैं। बस ये याद रखना है कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर फॉर सिल्वर आयन इज फ्लोरोसीन, बाकी सबके लिए EBT यूज हो रहा होता है। तो इसकी हम जरा करवा लेते हैं थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल वो टाइट्रेशन के। देखो मैंने क्या करना है, इसमें मैंने EDTA ले लेना है अपना, ब्यूट सेट करना है, सब कुछ अब आपकी बेस बन गई है। ठीक है, हर बार बार रिपीट नहीं करेंगे बात को कि आपने स्टैंड में ब्यूट लगा दी है, सब कुछ वही काम करना है। अब यहाँ पे बस मैंने EDTA लेना है, यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन
कोई भी अपनी जिसकी फाइंड करनी है मेटल के टाइम, फॉर एग्जाम्पल मैंने कैल्शियम का सोल्यूशन लिया रखे, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें 1 to 2 ड्रॉप्स एरिक्रोम ब्लैक टी के डालने, उसको अच्छे से मर्ज करना है, ऊपर से ड्रॉप वाइज खोलना है। जैसे ही एरिक्रोम ब्लैक टी डालोगे कलर ब्लू हो जाएगा, अच्छा खासा ब्लू होता है, शायद आपने कर भी रखी हो। फिर उसके बाद क्या करूंगी, ड्रॉप वाइज डालती लेके आऊंगी। जैसे ही आपका एक एकदम से पिंक कलर आएगा, ये रोक देनी है, इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेना है कितना हुआ था, और टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई। उसके बाद इसकी जो कैलकुलेशन है सेम वैसी ही है। और एक और चीज याद रखनी है, सबसे मजेदार चीज, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में इसमें आपने एम एम M1V1 M2V2 यूज करने हैं। इसमें N1 N2 लिखना ही नहीं है। जितनी भी टाइट्रेशन है ना कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, उसमें जो आपकी ईडीटी है और कैल्शियम जो भी आप यूज करते हो, हमेशा 1:1 में यूज कर रहे होते हो हमेशा। तो आपने इसमें सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करने हैं। यहाँ पे ये मेट के टाइम्स का हो जाएगा, ये ईडीटीए का आपको ये कंसंट्रेशन आपको वैसे पता होगी, ब्यूरेट में स्टैंडर्ड सोल्यूशन है आपका, ठीक है। उसके बाद V2 जो है वो जितनी यूज हुई होगी वो आप लिख दोगे। V1 आप 10 ml लेते हो मोस्टली, या फिर वो दे देगा आपको 20 ml लिया है, 15 पॉइंट जो भी लिया है, M1 आप फाइंड कर लोगे। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है उसमें हमेशा जो आपकी यूज होती है रेशो, वो 1:1 है। तो आपने N1 और N2 वाला रोला ही नहीं, आराम से यूज करना है सिंपल फार्मूला M1V1 वाला। मोस्टली वो देता भी नहीं है आपको M1 और M2 वाली, अगर वो फार्मूला देते हैं ना पेपर में, तो वो एसिड बेस से ही देते हैं, वो बाहर नहीं जाता एसिड बेस से, क्योंकि नेट पे और जितनी साइट्स पे अवेलेबल है ना आपके पास, उसने उठाना है MCQ साइट से, और साइट्स पे बस एसिड बेस की कैलकुलेशंस है, बाकियों की है ही नहीं। तो उसकी टेंशन फ्री हो जो कि देगा नहीं, इन केस दे दे तो फिर भी अब आपको फार्मूला अप्लाई करना आ गया है। एक चीज और जो याद रखनी है, बफर सोल्यूशन यूज करना है pH 10 का। इसमें जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक है इसमें बनना है किलेट, प्रेसिपिटेट्स या किलेट्स बनने हैं, कॉम्प्लेक्स बनना है। तो वो जो कॉम्प्लेक्स है वो pH सेंसिटिव है, और वो बेसिक pH पे है। सेकंड लास्ट PPSC का MCQ आया हुआ है ये, कि इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कैल्शियम आयन का कॉम्प्लेक्स बन गया है ईडीटी के साथ, पीएच क्या रखोगे, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल नन ऑफ दीज। तो pH 10 है तो मतलब क्या है, स्ट्रॉन्गली बेसिक कंडीशंस मेंटेन करते हो, 10 या 11 की pH रखना लाजमी है, वरना कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा होता। तो बफर सोल्यूशन यूज करते हो pH 10 का। मोस्ट कॉमन जो बफर सोल्यूशन हो हमारे पास, ये देखो एग्जांपल दिए, अमोनिया बफर यूज कर सकते हो, बेसिक बफर है, अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड होता है इसमें। और या फिर pH 10 की ना हमारे पास गोलियां सी मिलती है, गोल गोल, उन्होंने लिखा होता है कितने ml में इसको डिसॉल्व करो, तो आप उतने ml में इसको डिसॉल्व करते हो तो आपका बफर बन जाता है pH 10 का। उसके 1 से 2 ड्रॉप आप डाल के pH पेपर से चेक कर लो कि उसकी pH 10 है भी कि नहीं जो आप सोल्यूशन यूज कर रहे हो। तो pH मेंटेन करना लाजमी है, देन टाइट्रेशन करोगे। पहले आपने क्या टाइट्रेशन क्लास में अपने मेटल का सोल्यूशन बना लेना है, इंडिकेटर डाल देना है। उसके बाद पहले पीएच चेक करोगे, पीएच अगर 7 है 8 है, उसको स्ट्रांगली बेसिक पे लेके जाओगे, बफर सोल्यूशन के ड्रॉप्स डालोगे। जब फिर दोबारा पीएच चेक करोगे, पीएच मीटर से चेक कर लो तो बहुत अच्छी बात है, वरना पीएच पेपर भी बता देते हैं आपको। तो आपने पीएच मेंटेन करनी है 10, उसके बाद टाइट्रेशन को स्टार्ट करोगे। पीएच 10 मेंटेन नहीं की तो कॉम्प्लेक्स कभी नहीं बनेगा, कलर चेंज नहीं होगा, ये याद रखना। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही, बेसिक कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, पास पेपर का MCQ है आपका ये। और कॉमन इंडिकेटर्स जो आप यूज करते हो कौन से हैं, एरिक्रोम ब्लैक टी, एरिक्रोम ब्लैक रेड, पैटर्न रीडर और मेरकोक्साइड, ज्यादातर ये यूज करते हो, लेकिन मोस्ट कॉमन 99% EBT यूज कर रहे होते हो। ठीक हो गया, ये थी तो मेन मेन हिस्ट्रीज। अब जो चीज याद रखनी है, ये देखो कॉम्प्लेक्स विद EBT, ये टाइट्रेशन में देखो क्या होता है। ये मैंने टाइट्रेशन फ्लास्क ली, टाइट्रेशन फ्लास्क में कैल्शियम की मैं करवा रही हूँ, इसमें मैंने इंडिकेटर डाला, ठीक है, एक ड्रॉप एरिक्रोम ब्लैक टी। तो क्या होता है, एरिक्रोम ब्लैक टी का ये स्ट्रक्चर है, देखो ये इतना, यहाँ से लेके ये जो पूरा है ना, ये एरिक्रोम ब्लैक टी। एरिक्रोम ब्लैक टी खुद भी एक देखो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, यहाँ से ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन दे रहे, ट्राइडेंटेट लिगेंड है एरिक्रोम ब्लैक टी, ट्राइडेंटेट लिगेंड, 3 लोन पेयर दे रहे हैं। तो क्या होता है, एरिक्रोम ब्लैक टी और जो भी मेटल आयन मैं यूज कर रही हूँ उसका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मैंने सोल्यूशन लिया, इंडिकेटर डाला, सोल्यूशन उसका मेटल का और उस इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्स बन गया, जो कि इस तरह का है। ये कॉम्प्लेक्स पूरा बना देखो उसने। बाकी जो स्टेबल कर रहा है ना इसको, वो वाटर मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं वो 3, और ये ट्राइडेंटेट है तो 3 ये दे रहे हैं। फिर
ऊपर से मैंने डाला ईडीटी, स्टार्ट कर दिया डालना। अब ये चीज याद रखना, जब भी कोई चीज ज्यादा स्टेबल होती है ना, वो उसको रिप्लेस करती है। मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स जो मेटल का ईबीटी के साथ बने हैं ना, वो कम स्टेबल है। ईडीटी के साथ जो है वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ईडीटी क्या करेगा, ईबीटी को रिप्लेस कर देगा, उसको हटा देगा, खुद उसकी जगह आके कॉम्प्लेक्स बना देगा। और ये रिप्लेसमेंट पूरी कायनात में कोई भी रिएक्शन तब होगा तब जब नई बनने वाली चीज पुरानी वाली से स्टेबल होती है। अब देखो, वो ट्राइडेंटेट था, और ये आपका जो ईडीटी है ना, वो हेक्साडेंटेट है। तो जितनी ज्यादा आपके डेंटेट होते हैं उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो हेक्साडेंटेट इज मच मोर स्टेबल देन ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो क्या करेगा, जैसे ही ईडीटी के ड्रॉप्स डालोगे, ईडीटी ईबीटी को निकालेगा, खुद आता जाएगा मेटल के साथ। जैसे ही सारे मेटल्स जो आपके होंगे वो कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। तो देखो, मेटल पहले डाला ईबीटी, तो मेटल ईबीटी कॉम्प्लेक्स बन गया। मेटल ईबीटी, इसकी इक्वेशन अगर शॉर्ट में लिखूं, मेटल ईबीटी कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इस मेटल ईबीटी कॉम्प्लेक्स में ऊपर से ब्यूरिट से ईडीटीए खोल रही हूँ, ठीक है, ईडीटीए। तो क्या करेगा, मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स बनेगा और ईबीटी अलग होता जाएगा, ईडीटीए, ये अलग। जब सारा का सारा, जैसे ही जो सारा का सारा वो हो जाएगा ना, ईबीटी रिप्लेस ईडीटीए से, फौरन से कलर चेंज हो जाएगा, और कलर चेंज हो जाएगा और आपका एंड पॉइंट आ जाएगा। तो आप रोक दोगे ऊपर से, तो आपका एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा कलर चेंज के बाद, जैसे ही सारा ईबीटी रिप्लेस हो जाएगा। ईडीटी रिप्लेस कर देगा, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। जैसे ही सारा ईडीटी निकल जाएगा, सारा का सारा ईबीटी बाहर आ जाएगा, कलर फौरन से आपका पिंक हो जाएगा, डार्क ब्लू से डार्क पिंक शेड आएगा, एंड पॉइंट आएगा। अंदर केमिस्ट्री क्या हो रही है, केमिस्ट्री ये हो रही थी कि पहले ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ना, पहले जब भी मेटल का सोल्यूशन होगा ना, वो कलरलेस होगा। कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, जितने भी आप मैक्सिमम लोगे, कलरलेस सोल्यूशन होगा। जैसे ही ईबीटी डालोगे ना, कॉम्प्लेक्स का कलर आ जाएगा, मोस्टली पिंक ब्लू आ रहा होता है, जो आपका एंड पॉइंट शो हो रहा है, ब्लू टू पिंक जाते हो आप। जैसे ही ईबीटी का एक ड्रॉप डालते हो, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा डार्क ब्लू कलर का। फिर अंदर केमिस्ट्री क्या हो रही है, ऊपर से ड्रॉप वाइज खोलना स्टार्ट किया, पता चला जी ये हेक्साडेंटेट है, ज्यादा स्टेबल है। तो क्या करेगा, हेक्साडेंटेट रिप्लेस कर देगा ट्राइडेंटेट को। जैसे ही सारे का सारा ईबीटी रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि मेटल ईडीटी बन गया और ईबीटी बाहर निकल गया, और आपका कलर चेंज हो जाएगा जैसे ही बाहर निकलेगा ईबीटी। और बाहर निकलते ही ईबीटी फिर जो अलग सोल्यूशन में होगा, वो हो जाएगा पिंक कलर का। तो आपका जो एंड पॉइंट है वो है ब्लू टू पिंक। ये अंदर केमिस्ट्री हो रही होती है इसकी। और हम बस देख लेते हैं कलर चेंज हो रहा है और चल पड़ते हैं। कलर चेंज के पीछे केमिस्ट्री देखो ना, क्या हो रहा है, कि कौन सी चीज स्टेबल है, किसको रिप्लेस कर रही है। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसकी इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है इसमें, इस टाइट्रेशन के थ्रू हम हार्डनेस फाइंड करते हैं। अक्सर आया आता है एमसीक्यू, बल्कि आया हुआ है कि कौन सी ऐसी टाइट्रेशन है केमिस्ट्री में जिसके थ्रू आप हार्डनेस ऑफ वाटर चेक कर लेते हो। अब देखो, थोड़ा सा समझो बात को, हार्डनेस किस वजह से होती है। हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की वजह से होती है ना। जब हमारे पास एक स्पेसिफिक अमाउंट में कैल्शियम और मैग्नीशियम बढ़ जाते हैं, तो हमारे पास हार्डनेस हो जाती है वाटर की। तो अगर हमारे पास हार्डनेस हो रही है, कैल्शियम मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की कंसेंट्रेशन को फाइंड करने के लिए देखो, कैटाइंस है, कैल्शियम कैटाइन और मैग्नीशियम कैटाइन हार्डनेस कर रहे हैं, तो इनकी कंसेंट्रेशन फाइंड करनी है। और अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक की, टू डिटरमिन द कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस वी यूज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो वो पूछता है कि हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी बेस्ट फाइंड बाय विच टाइट्रेशन, एसिड बेस, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, प्रेसिपिटेशन और रिडॉक्स। तो क्लियर कट आपने लिखना है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक। इसमें हम ईडीटीए लेंगे, एरिक्रोम ब्लैक टी लेंगे, और साथ में इसका सोल्यूशन लेके टाइट्रेशन करवा के हम अपनी हार्डनेस ऑफ वाटर फाइंड कर लेंगे। जब हमें पता चल गया कंसंट्रेशन कितनी है इसकी और इसकी, ऑटोमेटिक हमें हार्डनेस पता चल गई। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा हार्डनेस होती है। ठीक हो गया। दूसरी एप्लीकेशन इसकी क्या है, टाइट्रेशंस आर कॉमनली यूज्ड टू मेजर द कंसेंट्रेशन ऑफ वेरियस केमिकल स्पीशी इन वाटर, सोइल एंड एयर सैंपल। वही बात है कि आपके पास अगर पानी में कोई भी केटाइंस प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है, किसी भी टाइप के केटाइंस प्रेजेंट है, उनकी कंसेंट्रेशन को फाइंड करने के लिए आप कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस को यूज करते हो। ठीक हो गया। इसके अलावा ये थी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक बेसिकली।
और ज्यादातर वो इससे क्या पूछता है जी, इसे यही पूछता है। और कोई मेन चीज हार्डनेस ऑफ वाटर, मेन इसमें इंडिकेटर पूछता है कौन सा यूज करते हो। उसके बाद इसमें बफर का पूछता है। और क्या है इसमें, बस ईडीटी का पूछ लेगा मैक्सिमम आपसे। ईडीटीए, एरिक्रोम ब्लैक टी, बफर और केटाइंस, चार चीजें हैं इस पूरी टाइट्रेशन। बाकी प्रिंसिपल सेम वही है, कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। ठीक हो गया जी। इसके अलावा आज का आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। आज की इसमें से कोई कंफ्यूजन हो तो कल फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइट्रेशन पढ़ेंगे। नहीं है कोई क्वेश्चन तो मुझे जल्दी से चलो फिर इसका आंसर्स करते जाओ। आखिर के डेली के हम 6 से 7 ना जीके कवर कर रहे होते हैं, आजकल टाइम नहीं बच रहा। पूरा टाइम लेक्चर में जा रहा है। लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल, जल्दी से अपने चैट बॉक्स में मुझे ABCD की फॉर्म में बताओगे, 2 मिनट रह रहे हैं हमारे पास। मैं इसके बाद इरम फौरन शेयर करती हूँ, कोई मसला नहीं है। जल्दी से जी की कर रहे थे 4-5 ताकि थोड़ी सी इसकी हो। लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स हमारे पास है 120 डेज, बिल्कुल जनरल साइंस से लिया गया है। उसके बाद है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स हाइड्रोजन, बिल्कुल अलीना। अच्छा, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट यूनिवर्स में हाइड्रोजन है। अर्थ पे पूछ रहे तो ऑक्सीजन है। ओशंस या वाटर में पूछे तो भी ऑक्सीजन है। ठीक है, अभी चीज याद रखनी है। यूनिवर्स में हाइड्रोजन, अर्थ पे और ओशंस में है ऑक्सीजन। अगर एटमॉस्फेयर में पूछे तो नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम नाइट्रोजन है, 79 या 72% जो भी है। तो यूनिवर्स पूछा हुआ है तो हाइड्रोजन लिखोगे। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, सॉरी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स रिकेट्स, एग्जैक्टली। विटामिन डी से रिकेट्स है। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस है, ए से। और विटामिन सी से स्कर्वी है। हेयर फॉल कहीं भी नहीं है। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, A, C और D। उसके बाद लास्ट है कैपिटल सिटी ऑफ स्पेन, स्पेन का कैपिटल कौन सा है। जैसे हमारा इस्लामाबाद है, जल्दी से, आधा मिनट रह गया हमारे पास। कैपिटल सिटी ऑफ स्पेन। तुक्का मारो, कोई मसला नहीं है, अब नंबर नहीं कट रहे। अच्छा, वहां पे ऐसा तुक्का नहीं मारो जो इस टाइप के हो ना, इसमें बिल्कुल आपको श्योरिटी ना हो, छोड़ देने। बर्लिन अलीना कहती है। नहीं, बर्लिन जर्मनी का है। गलत हो गया, एक एक के नंबर कट गए। रोम, रोम इटली का है, फरियाल। वो इटली का है, बर्लिन जर्मनी का, दो रह गए। मॉस्को और मैड्रिड, एग्जैक्टली मैड्रिड, ताहिरा का ठीक है तुक्का। कैपिटल सिटी ऑफ स्पेन मैड्रिड, इसका है मैड्रिड। ये जर्मनी का है, बर्लिन। रोम इटली का है, मॉस्को रशिया का है आई थिंक।